कॉमेडियन कुमार कामराव ने अपना एक शो किया और उसके बाद उस स्टूडियो को तोड़ दिया गया। बात उठी कि किस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। लेकिन कल एक वीडियो देखते हुए देखा कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनके खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक कवि के द्वारा, तो इच्छा हुई कि समाजवादी पार्टी से इस बारे में रुख जाना जाए। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी। मनोज जी नमस्कार। द स्वतंत्र पर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, बिल्कुल। कुमार कामरा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिए, मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिए, तमाम जगह छापे मारे जा रहे हैं, उसकी तलाश की जा रही है। अखिलेश यादव के खिलाफ कल मैं देख रहा था एक कविता में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन शब्दों को सामान्य तौर पर एक सामान्य आदमी बोलता नहीं है। आपसी बातचीत में मंचों से इस तरीके की भाषा बोली जा रही है, कठमुल्य शब्द का इस्तेमाल उसमें किया गया। क्या कहेंगे इस पर? मैंने सुना और मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये लगा कि विक्रांत जी, कोई कवि किसी इतने बड़े नेता के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है। और जब कोई कवि इस तरह की बात कह रहा है तो मैं उसको परजीवी मान के चलता हूँ। समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजा सकती है, उस कवि के घर को घेर सकती है, उस कवि को जैसे चाहे वैसे नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। उस कवि की इतनी हैसियत नहीं कि वो समाजवादियों के सामने ढंग से खड़ा भी हो पाएगा। लेकिन चूंकि हमें, हमारे पुरखों ने, हमारे संविधान ने ये सिखाया है कि कोई भी लड़ाई जो लड़नी है वो कानून के दायरे में रह के लड़नी है। लेकिन अगर एक कवि ने इस तरह की भाषा समाजवादी पार्टी के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ कही है, तो उसके पीछे परजीवी शब्द का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये सब कहने से उनकी जीविका चलती है। उनको उस जगह से बड़ा फंड आता है, पैसा आता है और वो अपने जीविकोपार्जन को करते हैं। लेकिन जब हमारे किसी सांसद ने इसी तरह के लोगों के बयानात के आधार पे कह दिया कि अगर बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद कहोगे तो आपको ये कहा जाएगा कि जिसने बाबर को बुलाया वो राणा सांगा देश के गद्दार की श्रेणी में आता है, तब इनको बड़ी लाल वाली मिर्च लगती है विक्रांत जी। तब ये छटपटाते हैं, तब ये बयानबाजी करते हैं, तब ये किसी के मकान पे चढ़ाई करते हैं और इनका डायलॉग होता है वैसी के भाई अकबरुद्दीन की तरह कि आप 15 मिनट के लिए योगी आदित्यनाथ जी पुलिस हटा लीजिए तो हम समाजवादी पार्टी की हैसियत बता देंगे। वैसे हम 85% लोग हैं, हमें हैसियत वो क्या बताएंगे। मैं तो ये जानता हूं 4% वाले, तुम योगी आदित्यनाथ की पुलिस के दम पे ही खड़े हो। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और सरकार तुम्हारा समर्थन न करे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम किस घर में हो कि घर के अंदर के बिल में छुपे हुए हो। इन शब्दों का प्रयोग विक्रांत जी मैं जानबूझ के कर रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम उनके समर्थकों को इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने किस कमतरी भाषा का प्रयोग किया है, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करके संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। कहने को तो इस देश में कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन दायरा कौन तोड़ता है, किस लिए तोड़ता है, किस राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ता है। समाजवादी पार्टी ने तो आईना दिखाने का काम किया, चाहे वो हमारे सांसद हो या पार्टी के प्रवक्ता हो या हमारे आदरणीय नेता हो। जब भी कोई बात कहते हैं दायरे में रह के कहते हैं और मांग करते हैं इस सरकार से कि क्या आप इस दायरे को भूल जाते हो जो संविधान हमको प्रदत्त कराता है। क्या सो मोटो के हिसाब से पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए और उस कवि के ऊपर तमाम तरीके से जो एफआईआर बनती हो, जो उसको सजा बनती है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके चिड़ियाघर में इस तरह के नमूने पाले जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग मैं पुनः करूंगा, इस तरीके के नमूने, बयानवीर और इस तरह की शब्द का प्रयोग करने वाले नमूने उनके चिड़ियाघर में पाले जाते हैं। जब वो चिड़ियाघर में इस तरह चू 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 करते हैं तो उनको दाना मिल जाता है, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को कतिपय कमजोर मत समझना और ये गलती भी मत करना। हमारे पुरखों ने तुम्हारी हैसियत समय आने पे बताई है और हम जब चाहेंगे तो तुम्हारी हैसियत को बता भी देंगे संविधान के दायरे में। और अगर संविधान, कोर्ट कचहरी हमारी बात नहीं सुनेगा तो अंतिम लड़ाई जैसे लड़ी जाती है उस तरह से भी समाजवादी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। हम किसी भी तरीके से
उत्तर प्रदेश को अराजक प्रदेश नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर इस तरह के हमले होंगे और देश की जिम्मेदार संस्थाएं विक्रांत जी खामोश रहेंगी तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी जवाब देगी। जी मनोज जी, आगे बढ़ने से पहले मैं जो कवि सुदीप भोला ने बोला था अखिलेश यादव के खिलाफ, उसका थोड़ा सा अंश अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। दर्शक भी सुने और ये फैसला करें कि क्या इस तरीके की भाषा को अनुमति दी जा सकती है। सुनो सुनो सब खुला, ओ सफाई वाले लल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। सुनो सुनो सब खुला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। मनोज जी, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि ये कवि का तो हमने देखा, लेकिन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में अब राजनीति चल रही है और वहां पर सदन में जिस तरीके से कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ इस शब्द का इस्तेमाल ना केवल सामान्य लोग बल्कि एक अयोध्या के संत है वो भी कई बार इस तरीके की बातें करते हैं। तो कानून का इकबाल, देश लोकतांत्रिक तरीकों से चल रहा है, कानून का इकबाल होना चाहिए। आखिर कहां कानून के इकबाल में कमी आ गई कि इस तरीके की भाषा पहले कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन अब इस तरीके से नेताओं के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल खुलेआम होने लगा है। विक्रांत जी, इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि हम पिछड़ी कम्युनिटी से आते हैं। किसी दलित सांसद को इसलिए धमकाया जाता है कि वो एससी कम्युनिटी से आता है। किसी मुस्लिम या किसी अल्पसंख्यक कम्युनिटी को इसलिए धमकाया जाता है कि वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आता है। देश के सवर्ण या उच्च वर्ग की कम्युनिटी से नहीं आता है। अगर उच्च वर्ग की कम्युनिटी से कोई व्यक्ति आता होगा तो उसको कुछ भी कहने से पहले 100 बार लोग सोचते हैं। खासकर पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में इस बात का बेहतरीन तरीके से कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। समाजवादी पार्टी ये बात मान के चलती है कि जिस तरीके से कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उससे पूर्व में आपको याद होगा, आप ही के दिल्ली के एक सांसद हुआ करते थे बिदुड़ी, जिन्होंने इससे भी गंदे शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी की उस पार्लियामेंट में किया था, जिसकी गरिमा उत्तर प्रदेश की विधानसभा से भी बड़ी है, चूंकि वो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो मैंने इसीलिए कहा कि इस चिड़ियाघर के में ऐसे ऐसे नमूने बीजेपी ने पाल रखे हैं कि उनको समय समय पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे जैसे स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बाज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऐसे शब्द बोल के समाज के टेम्परामेंट को नापने का काम किया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को, खासकर जैसे इस कवि ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये इनकी प्रयोगशाला के ही शब्द हैं। मुख्यमंत्री बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे, इनके गृह मंत्री बोलेंगे, इनके नेता बोलेंगे, इनके समर्थक कवि बोलेंगे। और ट्विटर की बात आपने की तो ट्विटर पे एक नया शब्द लिखा गया है। बाय डिफॉल्ट आप भी यादव कम्युनिटी से आते हैं, मैं भी यादव कम्युनिटी से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का यादव हूँ, आप हो सकता है दिल्ली के यादव हूँ। उनके लिए इनके प्रयोगशाला के लड़के लिखते हैं 2 रुपए ट्वीट करने वाले, यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। मैं तो कहता हूं, यदमुल्ला कौन है? आप जाके इतिहास के पन्नों को पलटो, देखो ना कि किन की रिश्तेदारी किन मुगलों से थी, किन और तमाम सारे मुस्लिम शासकों के साथ आपकी रिश्तेदारी राजपाट के लिए आपने बेटी और रोटी का संबंध किया। कौन मान सिंह था, कौन मिर्जा सवाई जयसिंह था, कौन टोडरमल था, कौन तानसेन था, कौन कितने सारे मैं नाम लेता चला जाऊं। मेरे ख्याल से जितना मुगल कालीन 1526 से लेके और 1857 तक जो पूरा मुगल का अंपायर रहा, इसमें कौन कहां पे किस जगह खड़ा पाया जाएगा वो आपको देखने पढ़ने को मिल सकता है विक्रांत जी। लेकिन समाजवादी पार्टी किसी नाम को देने के लिए नहीं तत्पर बैठी कि हम यदुमल्ला की तरह कुछ और हम शब्द का इस्तेमाल कर दें, ठाकुरों के लिए कर दें, राजपूतों के लिए कर दें। हमें ये बात गैर संवैधानिक लगती है। हमको ये लगता है कि जिस भी व्यक्ति को इतिहास में जो चीजें मिली हैं, लिखी हैं, प्रदत्त हैं, उसको वो वहन करना पड़ेगा। अगर आप क्षत्रिय थे, आप राजा थे, आपके हाथ में बागडोर थी देश की, तो आपने किस तरह लड़ाई लड़ी, की रिश्तेदारी की लड़ाई लड़ी मुगलों से, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। और अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगाल के किसी यादव कम्युनिटी पे कोई आप आक्षेप लगाओगे, तो राजा तो आप थे, हम तो प्रजा थे।
प्रजा तो, राजा जब सरेंडर कर गया तो प्रजा तो सरेंडर कर ही जाएगी। मनोज जी, मैं अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं फिर दर्शकों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा, जो आपके सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनको लेकर के चेतावनी ट्विटर पर दी जा रही है कि 12 तारीख को अपने हथियार लेकर के पहुंचिए। पहले सुन ले दर्शक, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं। 12 तारीख को आगरा जाने वाली वीडियो जब से मैंने डाली है तो मुझे 10-12 हजार भाइयों के फोन आए, मैसेज आए कि भाई हम भी साथ चलेंगे। तो 11 अप्रैल को मैं आपको टाइम और लोकेशन बता दूंगा, जिन भाइयों को मेरे साथ चलना है बिल्कुल चलें। और मेरा कहना एक ये है कि कोई भी मेरा भाई निहत्था ना चले, जिसके घर में जो भी भाले तलवार लाइसेंसी जो भी सामान है भाई लेके चलो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा वहां जाके हमें उपद्रव मचाना है, हमें कानून का सम्मान करते हुए, प्रशासन का मान रखते हुए अपना सारा काम करना है। उसके बाद चाहे पुलिस हम पे लाठीचार्ज करे, हमें गोली मारे, वहां से जेल भेज दे, कोई बात नहीं, कानून का पूरा पूरा सम्मान है। लेकिन जिस तरह से धोखा हमारे उपेंद्र भाई के साथ हुआ था, पत्थर छोड़ो छोटी सी कंकड़ी भी मार दी, उसकी छाती वहीं फाड़ के आएंगे, ठीक है। तो कोई भी मेरा भाई निहत्था ना आए, तैयार रहे। और 11 तारीख को टाइम और लोकेशन मैं आपको बता दूंगा कहां से हमने इकट्ठे होना है, कहां से काफिला लेके चलना है। 12 तारीख को पहुंचेंगे बहुत आराम से, 11 को मैं आपको अपडेट कर दूंगा कहां से चलना है। तो जो मेरे भाई मेरे साथ चलना चाह रहे हैं, मेक श्योर बिल्कुल भी निहत्थे नहीं चलना, और अपने आप की प्रोटेक्शन सबसे पहले लेके चलनी है। और अब की बार दिखा देंगे कि राजपूताने की पावर क्या है, ठीक है। तो मनोज जी, आपने भी सुना किस तरीके से ट्विटर पर यह कहा जा रहा है कि आप अपने हथियार, फाला, भरसा, डंडी, लाठी लेकर के चलिए और 12 तारीख को वहां जाएंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे तो हथियार लेकर किस लिए जाएंगे? क्यों इस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है? और जो आपके सांसद ने बोला था, समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला था, उन्होंने बाद में भी कहा, पार्टी ने भी कहा कि हम ऐतिहासिक तथ्यों पर आज भी अपने कायम हैं, उससे हम पीछे नहीं हट रहे। ये बड़ा बेहतरीन सवाल आपने पूछा, बड़ा मौजूद सा सवाल इसलिए मैं इसको मानता हूं क्योंकि जनता जानना चाहती है। मेरा एक सवाल है, मैं पढ़ा लिखा हूं, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन ये बात तो मैं और आप दोनों जानते हैं कि हमारे पुरखों ने कोई इतिहास नहीं लिखा है। आप ये भी जानते हो कि रामलाल जी सुमन जी जो हमारे सांसद हैं, आदरणीय सांसद जी के पुरखों ने इस देश का कोई इतिहास नहीं लिखा है। वो इतिहास राइट विंग ने लिया है, लेफ्ट विंग ने लिखा है, मिडिल विंग ने लिखा है, किसने लिखा है ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन ना हम है और ना रामलाल जी सुमन के घर वाले हैं। इतिहास लिखा है जिन लोगों ने लिखा है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो किस विचारधारा का रहा, हमसे इससे कोई सरोकार नहीं है। इतिहास के पन्नों में जो बात दर्ज है उस बात को कहना क्या गलत। अच्छा, एक बात और बताइए, दर्शकों से पूछ लीजिए, बाबरनामा के 99% बातों को आप इतिहास का साक्ष्य कहते हैं, और एक बिंदु को जिसमें यह लिखा कि मुझे 2 जगह से निमंत्रण मिला, जिसमें एक निमंत्रण राणा सांगा की तरफ से भी था, उसको आप झूठ मानते हैं। तो इसको आज की डेट में पोर्टेबिलिटी समझ लीजिए। मौजूदा जो विचारधारा भारत में सत्ता पे बैठी है वो पोर्टेबिलिटी चाहती है। जितना एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करो, जितना नहीं करना है उसको छोड़ के आगे निकल जाओ। तो ये तो चलेगा नहीं। बाबरनामा की 99% बातें इतिहास के पन्नों में अगर है तो सभी बात भी आपको माननी पड़ेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी इतना इल्म, इतना ज्ञान आज की डेट में रखती है। 4 बार हम सत्ता में रहे हैं, हमको उत्तर प्रदेश के पिछड़ों, दलितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं की आवाज को बुलंद किया है हमारे पुरखों ने। इस देश के महान समाजवादी नेता सिद्धे मुलायम सिंह यादव जी ने हमको आवाज दी है, हमको 2 शब्द दिए हैं कहने के, पूछने के, लड़ने के कि आप क्यों अन्याय कर रहे हो। तो हमने इतिहास लिखा नहीं तो हम पे सवाल क्यों? और आप अगर भाला, तीर, तलवार, बंदूक, कट्टा, AK-47, 52, 57 जो भी लाना चाहते हो वो लेके आओ, वो उसमें हमें इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता विक्रांत जी। वो सीधा चैलेंज योगी आदित्यनाथ की सरकार को है, हमारी सरकार को नहीं है। हमारे सांसद के घर पे अगर हमला होगा तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी, और विरोध द सेंस अगर पुलिस प्रशासन नहीं साथ देगा तो रामलाल जी सुमन जी का भी कथन है और समाजवादी पार्टी का भी कथन है कि प्रशासन हमको पहले बता दे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। इस देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इतना सक्षम है कि अगर कोई हम पे अटैक करेगा, कोई बाबर का वंशज अगर हम पर अटैक करेगा, मुगलों का कोई रिश्तेदार हम पर अटैक करेगा, तो समाजवादी पार्टी उसको मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। हमारे पास हथियार भले ना हो, लेकिन लाठी हमारी बहुत पुरानी पहचान है। आपको तो भली बात ही मालूम होगा, यादवों की लंबाई से ऊंची उनकी लाठी होती है, और उसका वार सह पाना किसी बंदूक वाले के बस की बात नहीं होती। तो कम से कम
लठैत यादवों को पुनः लठैती न करना पड़े, ये बात योगी आदित्यनाथ की सरकार, करनी पड़नी टाइप की सेना के लोगों को सोच और समझ लेनी चाहिए। मैं इतना वोकल इसलिए हूं कि डराओ मत, डरेंगे नहीं। इस देश की पहली सेना, इस देश के इतिहास की पहली सेना नारायणी सेना थी, वो हमारी ही सेना थी। इसलिए आज 4% वालों, अगर कोई सेना के हवाला देके तुम मुझे और मेरे सांसद को डराने की कोशिश करोगे तो समाजवादी पार्टी कभी भी डरेगी नहीं। और उत्तर प्रदेश के प्रशासन से मेरा एक ही अनुरोध है, आप गृह युद्ध वाली स्थिति मत बनने दो, मत बनने दो गृह वाली स्थिति। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपने एक सवाल दागा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बच्ची की तस्वीर को देखकर, जो बुलडोजर के खिलाफ थी, उसको देखकर मार्मिक हो गया सुप्रीम कोर्ट। तो इन बयानों बिल्कुल को आज ही सुनकर सुप्रीम क्यों नहीं कोर्ट बोला सुप्रीम है। कोर्ट, हाँ, इन बयानों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट क्यों मार्मिक नहीं होता? उसके अंदर आक्रोश क्यों नहीं आता? क्यों कोई सख्त से सख्त कानून का आदेश नहीं देता है पालन करने का सरकार को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को, कि कोई करनी सेना किस तरीके से एक समाजवादी पार्टी के सांसद को डरा सकती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकती है? इस बात का भी संज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला की कोर्टों को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मेरा सीधा आरोप है इस देश की न्यायपालिका पे कि वो देश में गृह युद्ध की स्थिति चाहते हैं और सरकार की सरपरस्ती में विपक्ष से चाहते हैं। इसलिए इस तरह की प्रक्रिया पे उनकी कोई प्रक्रिया अब तक नहीं आई है। जी मनोज जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब चुनाव होगा तो उसमें बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए किसानी की, खेती की, बात होनी चाहिए जो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई की बात होनी चाहिए। लेकिन उलझे हुए हम लोग हैं बाबर में, औरंगजेब में, राणा सांगा में, तो हिंदू और मुसलमान में। ईद का त्योहार बड़ी शांति से निकला है, रामनवमी पर बातें होने लगी है, तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्यों त्योहारों पर इस तरीके की का तनाव बढ़ाया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में क्या सरकार और विपक्ष होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों को ज्यादा उठाया जाए? क्या इन मुद्दों पर चर्चा होते हुए देखेंगे या फिर यही मुद्दे चलेंगे जो सत्ताधारी दल को सूट भी कर रहा है? नहीं, देखिए, औरंगजेब लेके आए थे बीजेपी के लोग, औरंगजेब, मुगल, यही आप रोज सुनने में आपको मिलता होगा। हमारे एक सांसद ने एक सवाल पूछ लिया, औरंगजेब गायब हो गए। अब उस पर चर्चा बीजेपी के लोग नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि जब अकबर का नाम लेंगे तो समाजवादी पार्टी तैयार बैठी है, जहांगीर का नाम लोगे तो समाजवादी पार्टी तैयार बैठी है। हम मुद्दों पे बात करना चाहते हैं सरकार से, सदन में भी, सड़क पे भी। लेकिन सरकार ध्यान भटकाऊ सरकार है, प्रोपोगंडा सरकार है, प्रोपोगंडा करना चाहती है, हिंदू मुसलमान पे डिबेट करना चाहती है। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक सीओ हैं, वो ईद पे, नमाज पे, जुम्मे पे, पता नहीं क्या क्या शब्द पे बात करते हैं, गुजिया पे और सेवई पे बात करते हैं। और एक एसएसपी हैं जो तमाम तरीके से कहते हैं ये मेला नहीं लग देंगे, वो आक्रांता है, वो ये है। इस तरह की बातें जो डिबेट में लाई जा रही, वो बीजेपी के प्रशासनिक अमले के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। जैसा कि एक सवाल उठाया गया सीओ अनुज चौधरी पे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका बचाव करते हैं कि वहां का आईजी तो खामोश था, एडीजे तो खामोश था, एडीजी, लेकिन एसपी खामोश था, एक सीओ बाइट दे रहा था और बातें बता रहा था। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो पहलवान है और पहलवान के हिसाब से बात कर रहा है, यानी कि उस सीओ की हिफाजत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। इसी तरह जहां का भी मामलात होंगे, उन अधिकारियों का प्रोटेक्शन, चाहे मेरठ की बात हो, नमाज पढ़ने की बात हो, उसका आज मैंने देखा एक पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बिल्कुल सही उस अधिकारी ने बयान दिया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन सड़क पे कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, सड़क पे जुलूस निकलना चाहिए, सड़क पे मंदिर का भंडारा होना चाहिए। ये बात एक्सेप्ट खुद वो करते हैं। और तो और झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि कुंभ में कोई आगजनी नहीं हुई। मतलब अब माता सीता की तरह धरती कहां फट जाए, मनोज कहां समा जाए, ये शब्द सुनने के बाद कि एक मंत्री कह रहा है कि कुंभ में आगजनी नहीं हुई।
कुंभ में कोई ऐसी दुश्वारियां नहीं हुई, कुंभ में ऐसा कोई काम नहीं, 30 का आंकड़ा खुद का एक्सेप्ट किया और 30 लोगों की मौत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझते नहीं। तो ये जो सारी पॉलिटिक्स हो रही है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में झूठ बोलने की, वो योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में हो रही है, इसलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं तो एक बात मानता हूं कि अब तक का पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में बेस्ट रिकॉर्ड कायम किया योगी आदित्यनाथ जी ने गलत तथ्य प्रस्तुत करने का। 46 में 56 यादव एसडीएम हो गए, सदन में कहा। अब 46 में 56 कैसे होंगे पता नहीं, 10 कहां से वो लाएंगे, 10 ईडब्ल्यूएस वाले उसमें जोड़ दिए कि कोई और जोड़ दिए, ये तो वही ज्ञान जानते होंगे। 86 में 56 मैंने सुना था, वो 46 में 56 कहते हैं। इसी तरह उनके तथ्य बार बार गलत तथ्य देते हैं और जो बात संविधान के विरोध की है उसका वो समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मनोज आज जी। कह सकते हैं, जी आज सत्ता में जी बैठे हैं, आज वो कह सकते हैं, मैं एक लाइन में बात पूरी कर रहा हूं, आज वो कह जी सकते जी हैं, लेकिन जिस दिन सत्ता से उतरेंगे उस दिन गलत मिसकोट के कारण उनपे केसेस बनेंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ जी को माननी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने उस पर कोई खेद नहीं प्रकट किया है, उन्होंने उस मिसकोट को डेटा के रूप में प्रस्तुत किया, जो आने वाले समय में उनके लिए काफी मुश्किलात पैदा करेगा। जी मनोज जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आरएसएस के जो शीर्ष नेतृत्व है मोहन भागवत जी, वो ये कहते हैं कि हमें हर मस्जिद के नीचे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है उसके नीचे, उसके बावजूद मस्जिदों पर विवाद बढ़ता रहता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, अंतरिम रोक लगाई कि अब इसके बाद कोई मैटर वो नहीं लेंगे। भैया जी जोशी, पूरा औरंगजेब पर विवाद हुआ, उसके बाद कल भैया जी जोशी का भी बयान आया कि औरंगजेब का विवाद गैर जरूरी है और इसको इस तरीके से नहीं उठाया जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि संघ आरएसएस के शीर्ष नेता इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन निचले निचले स्तर पर उसके ठीक उल्टा होते हुए दिखाई देता है। इसे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी लेते हैं? देखिए, ये पुराना चरित्र है भाजपा आरएसएस का, इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी हिंसा के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी इस तरह का भाषण दे के चले जाते हैं, और पता चला बाकी आडवाणी एंड ग्रुप पूरा जाके बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर देता है। ये बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इनका मूल चरित्र मुखौटा। आप द मास्क मूवी देखे होंगे कि वो एक मास्क लगा के रखते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, हाथी की दांत की तरह दिखाने वाले दांत दूसरे और खाने वाले चबाने वाले दांत दूसरे हैं। ये मुखौटागिरी करते हैं, इन पे कोई हृदय नहीं है, इन पे कोई नैतिकता नहीं है, इन पे आरएसएस बीजेपी पे किसी तरीका का कोई चरित्र नहीं है। ये लोग एक बात कहेंगे और नीचे भीतर खाने कुछ और चलाते हैं, और वो सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि वो उनका मूल चरित्र है कि मैं ऊपर कहूंगा कि नहीं हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आप बताओ एक छोटी सी बात, मोहन भागवत इज द प्राइम मिनिस्टर फादर, मैं इतना मैं मानता हूं कि जो बीजेपी का प्रधानमंत्री बनता है उनके पितामह के रूप में बीजेपी और आरएसएस में उनकी गिनती है, और वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना। और योगी आदित्यनाथ एक जिम्मेदार एएनआई के जो मालकिन है, उनके पॉडकास्ट में कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां ढूंढेंगे मंदिर, मस्जिद में मंदिर। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुखौटा, ये चरित्रहीनता, ये एक दो मुहा सांप वाली प्रवृत्ति या हाथी के दांत वाला उदाहरण, ये सब आरएसएस और बीजेपी ने अडॉप्ट कर रखा है और ये ऐसा करते आएंगे। हम समाजवादी लोग भ्रमित नहीं है और इनके इस भोलेपन से हम बिल्कुल नहीं इनके जाल में आने वाले। ये उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिए, इन्होंने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, और समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। 2024 में हमने इनको चारों खाने उत्तर प्रदेश में चित किया है, 27 में इनसे सत्ता को छीनकर आम आदमी के हाथ में सरकार देंगे, जिससे कम से कम उसका जीवन बेहतर बन सके। वो हमारा पीडीए परिवार हो, जिसमें पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, किसान है, मजदूर है। मैं आज आपके चैनल से एक बात कहता हूं, जी बहुत सारे सवालात मुगलों और राजपूत राजाओं के बीच में सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। आज उन हरियाणा के यादवों से मेरा सवाल है, उन दिल्ली के यादवों से मेरा सवाल है जो बीजेपी का समर्थन करते हैं, बड़ी तादाद में करते हैं। सोचिए यादवों के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की जा रही हैं। एक शब्द मैं कहता हूं, किसी ने ग्रॉक से पूछा है
और ये पुष्टि की है कि यादव के घर की महिलाएं राजाओं के घर की रखेल हुआ करती थी। आप कल्पना कर सकते हो कि किस लेवल तक अपमानित किया जा रहा है। मैं उन यादवों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर मान सम्मान होगा तो ऐसे लोगों की मानसिकता से सवाल पूछ लेना कि आप किसको क्या कह रहे हो। और मैं इस बात को जानबूझ के कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं वो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से निराधार है, अत्याचार का प्रतीक है और आज यादवों को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप हमारा साथ बनाए रखिए, स्वतंत्र को देखिए, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।